जय हिंद साथियों। हिंदी व्याकरण की इस अगली क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला का जो अगला बचा हुआ है उसे पढ़ेंगे। तो इससे पहले साथियों हमने हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला क्या है इसको पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने वर्णों के प्रकार पढ़े थे। वर्णों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्णों स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। और हमने पढ़ा था बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जो आज की वीडियो है, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में साथियों हम पढ़ने वाले हैं जिह्वा के उठने के आधार पर, जिह्वा के उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किस आधार पर? जिह्वा के उठने के आधार पर, जिह्वा के उठने के आधार। अच्छा, ये जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं ये कर रहे हैं उच्चारण की दृष्टि से। ध्यान रखना, ये जो वर्गीकरण होगा ये होगा उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से। ठीक है, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं उस उच्चारण की दृष्टि से हम जिह्वा के उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः तीन भागों में करते हैं। एक होते हैं अग्रस्वर, एक होते हैं मध्य केंद्रीय स्वर, मध्य या केंद्रीय स्वर, और एक होते हैं साथियों पश्च स्वर। ठीक है, जैसा कि आपको इनके नामों से ही पता चल रहा। देखो, ये जो पहले लिखा है हमने, पहले क्या लिखा है? अग्रस्वर। क्या लिखा है? अग्रस्वर। अग्रस्वर का मतलब क्या हो गया? अग्र का मतलब क्या होता है? अगला। अग्र का मतलब क्या है? अगला। और मध्य का मतलब क्या होता है? मध्य का, मध्य केंद्रीय या मध्य का या केंद्र का या बीच का या बीच का। ठीक है। पश्च का मतलब क्या होता है? पिछला। पश्च का मतलब क्या हो गया? पिछला। यानी इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जब हम उच्चारण करेंगे, जब हम क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे इन स्वरों का, तो जो जिह्वा है उसका अगर अगला भाग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, जिह्वा का अगला भाग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, तो वे स्वर कौन से होंगे? अग्रस्वर होंगे। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा का बीच का भाग, कौन सा भाग? बीच वाला भाग। अगर बीच वाला भाग या केंद्रीय वाला हिस्सा, केंद्र वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर हो, थोड़ा सा ऊपर, जो सामान्य हमारी जीभ रहती है उससे थोड़ा सा सामान्य सा ऊपर हो, तो वहां होगा मध्य या केंद्रीय स्वर। पश्च स्वर का मतलब पिछला। यानी जब हम स्वरों का उच्चारण करें तो हमारी जिभ का जो पिछला हिस्सा है, पीछे वाला, लास्ट वाला, वो हिस्सा अगर थोड़ा सा ऊपर उठता है, जो सामान्य है उससे थोड़ा सा वो पिछला हिस्सा ऊपर उठेगा, तो वो हो जाएगा हमारा पश्च स्वर। कौन सा हो जाएगा? पश्च स्वर। तो ये आप लिख लीजिए। तो अग्र स्वर का मतलब क्या है? मध्य या केंद्रीय स्वर का मतलब क्या है, या पश्च स्वर का मतलब क्या है? तो लिख लेना। लिखा देता हूं मैं। अग्र स्वर का मतलब हो गया जिन, लिख लेना, इन स्वरों को, इन स्वरों का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय जिह्वा का, जिह्वा का अगला भाग, अगला भाग थोड़ा, थोड़ा सा
ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होता है। ठीक है, यानी ये जो अग्रस्वर हैं इनका उच्चारण करते समय हमारे जिह्वा का अगला भाग थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ठीक, कौन कौन से होते हैं ये देख लो। ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास 5। कितने होते हैं संख्या में? ये 5। कौन कौन से होते हैं? ए, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक, एक होती है ए और एक होती है बड़ी ए। हो गए 4? 4 नहीं 5। कितने हैं? 5 हैं। एक होता है रे, एक होता है रे, इसको तो हम भूल ही गए, भूलना नहीं है। अग्रस्वर कौन कौन से होंगे? ई, ए और रे। ये 5 स्वर जो होंगे ये अग्रस्वर होंगे, यानी इनको जब हम बोलेंगे तो हमारी जिह्वा का अगला हिस्सा, जिह्वा का अगला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। बोल के देख लो, ई है, बोलते समय थोड़ा सा जो हमारा जिह्वा का अगला हिस्सा है वो ऊपर नीचे हो रहा है। जब अगला हिस्सा ऊपर नीचे हो रहा है तो ये स्वर हो गए तुम्हारे अग्रस्वर। कौन से स्वर हो गए? अग्रस्वर। अगर हम बात करें मध्य या केंद्रीय स्वर की तो मैंने बताया है कि बीच का हिस्सा, इसी में जोड़ लेना। इन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य भाग, लिख लो यहां, मैं लिखा देता हूं। इन स्वरों का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य या केंद्रीय भाग सामान्य स्थिति से थोड़ा ऊपर उठे। इन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य या केंद्रीय, मध्य या केंद्रीय का मतलब है मध्य भी वही है और केंद्रीय भी वही है। मध्य या केंद्रीय भाग सामान्य स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठता है, ऐसे लिख लेंगे, उठता है, उठता है। कौन कौन से होते हैं ये? कितने होते हैं संख्या में पता है आपको? चलो नहीं पता होगा, बता दे रहा हूं मैं, ध्यान रखना, भूल मत जाना। ये होता है मध्य केंद्रीय स्वर। कितने होते हैं? एक। कौन सा होता है? छोटा अ। एक ही स्वर है जो मध्य केंद्रीय स्वर है, वो है छोटा अ। अब साथियों, एक ये हो गया, 5 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 6। हमारे पास कितने हैं स्वर? 11। तो कितने बचे अब? 5, 6, 11 होते हैं, तो कितने बचे? 5। तो पश्च स्वर हमारे पास कितने हो जाएंगे? 5। ठीक, तो यहां इसका भी लिख लो, पश्च स्वर का भी लिख लो, कौन कौन से होंगे। पश्च स्वर का लिख लो। ठीक, पश्च स्वर के दिन, पश्च स्वर का मतलब क्या हो गया? इन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य पश्च भाग यानी पिछला भाग, जिह्वा का पिछला भाग पिछला भाग सामान्य स्थिति से थोड़ा ऊपर उठे या ऊपर उठता है। इन स्वरों का उच्चारण करते समय ये जो पश्च स्वर हैं इनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है, जीभ का जो पिछला हिस्सा है वो थोड़ा सा सामान्य स्थिति जो होती है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है।
इसलिए हम उसको कहते हैं पश्च स्वर। क्या कहते हैं उसको? पश्च स्वर। ठीक। और जो मध्य केंद्रीय स्वर है उनका कौन सा हिस्सा? उनका जो बीच वाला, जो मध्य का, बीच का हिस्सा, केंद्रीय हिस्सा थोड़ा सा सामान्य स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? मध्य या केंद्रीय स्वर। ठीक। वही अग्र स्वर का मतलब क्या हो गया? अग्र स्वर में क्या है? उच्चारण करते समय जिह्वा, जो जिह्वा हमारी है उसका अगला हिस्सा, जीभ का अगला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर हो। जो हमारी जीभ है उसका जो अगला हिस्सा है, जब बोलते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, अगला हिस्सा। ठीक है। जब अगला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अग्रस्वर। ठीक। तो अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं बता दिए मैंने। कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए और रे। ठीक। ये हो गए तुम्हारे अग्रस्वर। मध्य केंद्रीय स्वर केवल और केवल एक है। कौन सा है? अ। ठीक। अब इसके अलावा कितने बचे? इसके अलावा बचे हमारे 5। वो कौन से हो जाएंगे? पश्च स्वर हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? पश्च स्वर हो जाएंगे। तो उन्हें लिख लेना। ये यहाँ मैं लिखूंगा तो दिखेगा नहीं, तो मैं अपना वीडियो ये हटा देता हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, लिखा रहा हूँ, सब लोग देख। एक बचा तुम्हारा यहाँ पर बड़ा आ। कौन सा बचा? ये छोटा आ है, यहाँ हो गया। एक बचा बड़ा आ। ठीक। अब यहाँ पर ऊ है नहीं कहीं, ऊ कहीं है नहीं, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक। अब कौन कौन और कौन से बचे? दो और बचे, दो बचे, एक छोटा ओ और एक बड़ा ओ। ये पांचों के पांचों क्या हैं तुम्हारे? ये पांचों हैं पश्च स्वर। अ है मध्य केंद्रीय स्वर और छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए और रे, ये हैं सबके सब तुम्हारे अग्र स्वर। ठीक है। तो ये जो अग्र स्वर है, मध्य केंद्रीय स्वर है, ये आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक, आ गए हैं सभी लोग? बता दें, मुझे लगता है आ गए होंगे सबकी समझ में। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम जो है स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, वो करते हैं मुख के खुलने के आधार पर। किस आधार पर? मुख के खुलने के आधार पर। मुख के खुलने के आधार पर हम करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक। तो मुख के खुलने के आधार पर कितने प्रकार के हो जाएंगे? दिख रहा होगा आपको। मुख के खुलने के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण होगा वो होगा मुख्यतः 4 भागों में। कितने भागों में? 4। विव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर, संवृत स्वर और अर्धसंवृत। ठीक है। कौन कौन से होंगे? विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत और अर्धसंवृत। ध्यान रखना, ये भी जो है मुख के खुलने के आधार पर जो वर्गीकरण हो रहा है, ये भी उच्चारण के दृष्टि से हो रहा है। किसकी दृष्टि से? उच्चारण की दृष्टि से। यानी जब हम उच्चारण करेंगे उस दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से। ठीक है। तो मुख के खुलने के आधार पर कितने भागों में? 4 में। विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत और अर्धसंवृत। तो चलो समझ लेते हैं सबको एक एक करके। अगर हम विव्रत की सबसे पहले बात करें, विव्रत स्वर की। किसकी? विव्रत। विव्रत स्वर का मतलब क्या है? विव्रत स्वर का मतलब है जब हम किसी वर्ण का, किसी स्वर वर्ण का उच्चारण करें तो उसे उच्चारित करते समय हमारा जो मुख है विव्रत, विव्रत का मतलब लगभग पूरा खुल जाए या अधिक से अधिक खुले। यानी जिन स्वरों को बोलने में हमारा मुख लगभग पूरा खुले या अधिक से अधिक खुले, उसे हम क्या कहेंगे? विव्रत। ठीक है। तो इसको लिख लो, लिखा देता हूं। विव्रत स्वर का मतलब हो गया इन स्वरों को, इन स्वरों का उच्चारण, का उच्चारण
करते समय। अच्छा, मैं इसे दूसरा कलर ले लेता हूं, दिख नहीं रहा होगा। काला ले लेता हूं। इन स्वरों इन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख मुख जो है अधिक से अधिक या लगभग पूरा खुलता है। ठीक है, यानी इन स्वरों का उच्चारण करते समय जो हमारा मुख है वो लगभग पूरा या फिर अधिक से अधिक खुलता है। तो हमारा क्या होगा? विव्रत स्वर। होते कितने हैं विव्रत स्वर? विव्रत स्वर होते हैं मात्र और मात्र एक। ठीक है, कौन सा होता है? वो होता है बड़ा। यानी बड़ा आ ही एक ऐसा स्वर है जिसको बोलते समय हमारा मुख अधिक से अधिक खुला है। ना तो बोल के देख लो सब लोग, आ करके देखो सब लोग, बड़ा आ कर रहे हैं, क्या हो रहा है? मुख पूरा खुल रहा है। कैसा खुल रहा है? पूरा खुल रहा है। तो ये जो विव्रत स्वर हैं इनके बोलते समय हमारा मुख कैसा खुलता है? अधिक से अधिक या फिर लगभग पूरा। ठीक। अब विव्रत से आते हैं हम संवृत। किस पे आते हैं? संवृत। अर्ध विव्रत अभी बताऊंगा मैं। अर्ध विव्रत और अर्ध संवृत। सबसे पहले हम देखते हैं संवृत। कौन सा देखते हैं? संवृत। तो साथियों, जो हमारा संवृत स्वर है, संवृत स्वर का मतलब संवृत, संवृत का मतलब लगभग बंद रहे, लगभग बंद रहे या कम से कम खुले। ठीक है, संवृत का मतलब होता है लगभग बंद रहे या फिर कम से कम खुला हुआ। तो संवृत स्वर कौन से होंगे? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो मुख है वो या तो कम से कम खुले या फिर लगभग बंद रहे, पूरा बंद नहीं हो, लगे कि बंद है, लगे कि बंद है, तो वो कौन से होंगे? संवृत स्वर। तो इसको भी लिख लो। इन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख कम से कम, कम से कम या लगभग बंद रहता है। कम से कम, मुख कम से कम खुले या लगभग बंद या खुलता है, लेकिन कम से कम खुलता है या लगभग बंद रहता है, तो वो कौन से होंगे? संवृत। कौन से स्वर होंगे? संवृत स्वर होंगे। कौन कौन से होंगे? संवृत स्वर होंगे तो कौन कौन से होंगे वो देख लो। जो संवृत स्वर होते हैं वो होते हैं तुम्हारे 5। कितने होते हैं संख्या में? 5। एक सेकंड, संवृत स्वर संख्या में कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं देखो। एक है तुम्हारा छोटी ए। कौन सा? छोटी ए। बोल के देखना, मुंह बंद ही रहेगा लगभग, पूरा नहीं खोल सकते आप इसको। बोल के देख लो, ई ई।
ई ई खोलो, पूरा खोल के बोलो। ए नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा पूरा, ठीक है, उतना ही खुलेगा, बहुत कम, लगभग बंद सा ही लगेगा तुम्हें। एक ए होता है, एक ई होता है, एक ए होता है, एक ई होता है, और एक होता है ओ, और एक होता है ऊ, और एक होता है इसमें रे। ये 5 वर्ड ऐसे हैं जिनको बोलते समय हमारा मुख लगभग मान लो बंद ही रहता है, या फिर खुलेगा तो बहुत ही कम खुलेगा। तो इस वजह से इनको कहते हैं समृत स्वर, और इनको कहते हैं हम विवृत स्वर। विवृत क्यों? क्योंकि ये अधिक से अधिक या फिर लगभग पूरा होना, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, अर्ध विवृत में क्या होगा, विवृत का मतलब अधिक, और अर्ध का मतलब आधा, यानी ये आधे से अधिक खुलेगा, आधे से अधिक, आधे से अधिक। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, इन स्वरों का, इन स्वरों का उच्चारण करते समय, करते समय मुख आधे से अधिक या विवृत से थोड़ा कम खुलता है, विवृत से थोड़ा कम खुलता है। जो अर्ध विवृत स्वर हैं, इनमें इन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख है वो आधे से अधिक खुलेगा, या फिर विवृत से थोड़ा सा कम खुलेगा, पूरा नहीं खुलेगा। आधा जो मुंह खुलेगा, आधा उससे थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, ऐसे पूरा नहीं खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा पूरा, आधा आधे से थोड़ा अधिक, या फिर पूरा पूरे से थोड़ा कम, पूरे से थोड़ा कम। तो कौन सा हो जाएगा, अर्ध विवृत। कौन सा हो जाएगा, अर्ध विवृत। दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा हो तो लो, अब दिखेगा, अब दिख रहा है सबको है? अरे यहां तक तो वीडियो आता ही नहीं है, वीडियो तो वहीं तक आता है। तो जो अर्ध विवृत होते हैं वो होते हैं हमारे पास जो स्वर हैं, एक होता है तुम्हारा अर्ध विवृत छोटा अ, एक होता है हमारा अर्ध विवृत स्वर छोटा अ, एक होती है हमारे पास बड़ी ए, और एक होता है हमारे पास बड़ा ओ। ये 3 होते हैं। इसके अलावा इसमें एक स्वर और आता है। कौन सा स्वर है? वो आता है ओ। कौन सा आता है? ओ। ये ओ आगे ऊपर जो चांद लगा होता है, ये जो स्वर है ये हमारे स्वरों में नहीं आता, ये अंग्रेजी से लिया गया। कहां से लिया गया है? अंग्रेजी से, देवनागरी लिपि में, ठीक है, अंग्रेजी से लिया गया है। ऐसे इतना याद रखना, ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, और हिंदी जो भाषा है उसका शब्द नहीं है। जब हम अंग्रेजी शब्दों को देवनागरी लिपि में लेकर आते हैं तो वहां ओ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका करते हैं? ओ का। ये वाले ओ का नहीं करते, इसका करते हैं। लेकिन जब हम हिंदी में ओ यूज करेंगे तो ये करेंगे हिंदी शब्दों में। अंग्रेजी में हमेशा ये ओ आएगा। जैसे मैंने लिखा ऑफर, तो ऑफर अंग्रेजी का है तो इस पे ऐसे लिखेंगे ऑफर, ठीक। तो ये चीज समझ में आ गई आपके। अर्ध विवृत कौन सा हो गया? छोटा अ, बड़ी ए और बड़ा ओ, और एक हो गया ये आगत स्वर, इसे कहते हैं आगत स्वर। कौन सा स्वर कहते हैं? आगत स्वर। हिंदी में हमारी में नहीं है, ये अंग्रेजी से लिया गया देवनागरी लिपि में, इसलिए इसको कहते हैं आगत स्वर। क्या कहते हैं? आगत स्वर। अब बात आती है अर्ध समृत की। किसकी आती है? अर्ध समृत की। तो जो अर्ध समृत स्वर है, अब अर्ध समृत स्वर है वो स्वर जो है ये समृत से बनेगा। कैसे बनेगा? देखो, जो हमारे पास है यहाँ अर्ध समृत और यहाँ है समृत। समृत का मतलब क्या है? उच्चारण करते समय मुख कम से कम खुले, कम से कम खुले, कम से कम,
कम से कम का मतलब बिल्कुल। अब अर्ध का मतलब थोड़ा सा, अर्ध का मतलब आधा, और संवृत का मतलब जो संवृत है उससे। या फिर ऐसे कह लें कि जो हमारा संवृत में खुला है उससे थोड़ा अधिक खुले, या फिर ऐसे कह लें कि हमारा मुख आधा खुला है उससे कम खुले, आधे से कम खुले, तो कौन सा होगा? अर्ध संवृत। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन स्वरों का उच्चारण उच्चारण करते समय मुख मुख आधे से कम आधे से आधे से कम या आधे से कम या संवृत से थोड़ा ज्यादा खुले या खुलता है। ठीक है। इन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा जो मुख है वो आधे से कम या फिर संवृत से थोड़ा अधिक होता है। मुझे लगा दिख नहीं रहा होगा, और वास्तव में नहीं दिख रहा होगा। मैं ये अपना वीडियो हटा देता हूं। अब दिख रहा है ना आपको? यानी अर्ध संवृत स्वर कौन से स्वर हैं? वे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख या तो आधे से कम खुला है या फिर जो संवृत है उससे थोड़ा ज्यादा खुला है। तो कौन से होंगे? अर्ध संवृत होंगे। कौन से होंगे? अर्ध संवृत होंगे। कौन से होंगे अर्ध संवृत? देख लो, बताओ कौन से होंगे अर्ध संवृत होंगे तुम्हारे। देखो, ये आ हो गया, आ को हटा दो, ये अ ए ओ ये हटा दो, और इसके अलावा ये हटा दो, ये 1 2 3 4 5 ये हटा दो, 5 5 3 8 और 1 9। इसके अलावा कितने बचे? 2 बचे। कौन से बचे? ये वाले देखो, एक बची छोटी ए और एक बचा छोटा ओ। ये दोनों के दोनों कौन से होते हैं स्वर हमारे? ये होते हैं अर्ध संवृत स्वर। कौन से होते हैं? अर्ध संवृत स्वर। इनको अर्ध संवृत कहेंगे। अ ई उ और रे को कहेंगे संवृत स्वर। छोटा अ, बड़ी ए और बड़ा ओ, इसको कहेंगे अर्ध विवृत, और बड़ा आ को कहेंगे विवृत स्वर। कौन सा स्वर कहेंगे? विवृत। तो ये हो गया मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हो रहा है ना पोस्टमार्टम? देख लो, सारी चीजें एक एक करके बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। अगर फिर भी नहीं करके आते हो, फिर भी नहीं तुम्हारी समझ में आता है, तो फिर पता नहीं क्या हो। तो सभी लोग इसको नोट कर लो, ठीक है? कोई छोड़ेगा नहीं। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट कर लेना अगर आप नहीं लिख पा रहे हो। तो चलो बढ़ते हैं क्लास में आगे, ठीक है? अब जो हमारा जो वर्गीकरण होगा वो होगा ओष्ठ या मुखाकृति के आधार पर। ओष्ठ या मुखाकृति के आधार पर, यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे ओष्ठ या हमारा मुख की आकृति कैसी हो जाती है, इस आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो इसका जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया जाता है। यहाँ लिखे हैं 3, ये अर्धवर्तुल स्वर भी है एक, लेकिन हम ज्यादातर मुख्यतः ये जो 2 व्रतमुखी और एक अव्रतमुखी, इन भागों में हम इनको ओष्ठ या मुखाकृति के आधार पर बांटते हैं। ओष्ठ या मुखाकृति के आधार पर किन आधारों पर कितने भागों में? मुख्यतः 2 हैं, ये तीसरा भी है, लेकिन मुख्य हमारे 2 हैं, एक व्रतमुखी और एक अव्रतमुखी। व्रतमुखी, व्रत का मतलब हो गया गोल। व्रत कैसा होता है? देखा है ना, व्रत कैसा होता है? गोल। और अव्रत का मतलब जो गोल नहीं है, अ का मतलब नहीं है, व्रत का मतलब गोल। क्या गोल नहीं है? ओष्ठ के, तुम्हारे ओष्ठ या फिर मुख की आकृति,
यानी इन वर्णों को बोलते समय अगर तुम्हारे मुख की आकृति यानी कि तुम्हारे होठ या ओष्ठ गोल हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, गोल, अगर गोल हो रहे हैं, गोले जैसी आकृति ले रहे हैं, वृत्त जैसी आकृति ले रहे हैं, तो वो होंगे व्रतमुखी स्वर। और व्रतमुखी स्वरों को ही कहते हैं वर्तुल स्वर, या फिर गोलाकार स्वर, या फिर कहते हैं वृत्ताकार स्वर। ये व्रतमुखी होते हैं, उन्हीं को कहते हैं, क्योंकि ये इनको बोलते समय हमारा मुख कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है वृत्त की तरह। अव्रतमुखी जिनको बोलते समय मुख गोल नहीं हो, होष्ठ हमारे गोल नहीं हो, वृत्त की तरह ना हो, तो वो अव्रतमुखी। तो इनको हम अव्रतमुखी या अवर्तुल या प्रसृत या फिर अव्रताकार स्वर कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो। अव्रतमुखी का मतलब इन स्वरों का उच्चारण करते समय, ये ध्यान रखना सबके सब उच्चारण की दृष्टि से हैं, उच्चारण करते समय ओष्ठ वृत्त की तरह लगभग गोल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, व्रतमुखी। संख्या में कितने हैं ये, 4। कितने हैं, 4। कौन कौन से, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटी ए, छोटी ए नहीं, देख लो, छोटा ओ, सॉरी, छोटा ओ और ए, अगला होगा बड़ा ओ। यानी ये हमारे पास हिंदी वर्णमाला के 4 वर्ण स्वर हैं, एक छोटा ऊ, एक बड़ा ऊ, एक छोटा ओ और एक बड़ा ओ। ये दो चारों के चारों स्वर जो हैं हमारे पास क्या हैं, व्रतमुखी। ये हिंदी वर्णमाला के हैं, कौन से हैं, हिंदी वर्णमाला के 4 हैं, चारों के चारों कैसे हैं, व्रतमुखी। इसके अलावा अगर हम अव्रतमुखी की बात करें तो अव्रतमुखी में क्या होगा, इन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ गोल नहीं होते। कैसे नहीं होते, गोल। तो इन स्वरों का उच्चारण करते समय, इन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते, गोल नहीं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अव्रतमुखी। ये कौन, ये कितने हो जाएंगे, ये तो 4 हो गए, ये कितने हो जाएंगे भाई, टोटल तो 11 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6। कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि एक होता है अर्धवर्तुल स्वर या अर्धवृत्ताकार स्वर। कौन सा होता है, अर्धवर्तुल या अर्धवृत्ताकार। ठीक है, तो यहां तुम्हें दिखेगा नहीं, मैं इसे हटा देता हूं वीडियो को, अब दिखेगा, अब दिख रहा है ना, अरे वीडियो तो पहले से ही हटा। यहाँ अब दिखेगा, आपको सबको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अवृत्ताकार कौन कौन से हो जाएंगे, इनको छोड़ दो सबको, तो अर्धवृत्ताकार हो जाएंगे सब। सॉरी, अव्रतमुखी कौन कौन से, एक छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा नहीं, छोटी ए और एक बड़ी ए। ये जो है 6 के 6 हमारे क्या हैं, अर्धवृत्ताकार। अब हमारे पास टोटल स्वर कितने हैं, 11। 6 ये हो गए, 4 ये हो गए, एक बचा कौन सा, रे, वो कैसा हो जाएगा, अर्धवृत्ताकार या अर्धवर्तुल। अर्धवर्तुल का मतलब आधा, वृत्तुल का मतलब वृत्ताकार। तो ऐसा वर्ण जो जिसको बोलते समय मुख आधा गोल हो जाए उसे हम कहते हैं अर्धवृत्ताकार या अर्धवर्तुल स्वर। ठीक है, वो रे है। तो इस प्रकार ओष्ठ या मुखाकृति के आधार पर भी हमने स्वरों का वर्गीकरण जान लिया। आगे चलते हैं हम। इनमें से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो तुम लोग छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। और अगर ये कर लिया तो आपका परीक्षा में कैसा भी प्रश्न आए आप सब उसको करके आएंगे, ये मुझे भरोसा। अगर ये सब कर लिया तो
अच्छा, यहाँ एक ये और है, जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर एक वर्गीकरण और है, यानी जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर, यानी जब जो हमारी जिह्वा है, जो हमारी जिह्वा है उसकी पेशियों में जो तनाव आता है उसके आधार पर भी हम वर्णों को दो भागों में बांटते हैं। एक है हमारे शिथिल स्वर और एक है हमारे कठोर स्वर। कौन से? कठोर स्वर। एक है शिथिल स्वर और एक है हमारे कठोर स्वर। दिख रहा है ना आप सबको? तो वीडियो नहीं लगा है, दिख रहा होगा, ठीक है। तो शिथिल स्वर कौन कौन से होते हैं? शिथिल स्वर का मतलब ऐसे वर्ड जिनको बोलते समय हमारी जिह्वा की जो पेशियां हैं उनमें तनाव कम हो, तनाव कम हो तो वो कहेंगे शिथिल स्वर। अगर तनाव अधिक हो रहा है तो होंगे कठोर स्वर। तनाव अधिक होगा तो कठोर, तनाव कम होगा तो शिथिल स्वर। ठीक है। तो शिथिल स्वर कौन कौन से होंगे? ये होंगे हमारे, एक होगा छोटा अ, एक होगी छोटी ए और एक होगा छोटा ओ। ठीक है, ये शिथिल स्वर होते हैं। और कठोर स्वर कौन से होते हैं? एक होता है बड़ा आ, एक होता है बड़ी ई और एक होता है बड़ा यू। ये तीन स्वर जो है हमारे कठोर स्वर हैं और ये जो है हमारे शिथिल स्वर। ठीक है। तो यही है, मतलब जिह्वा की पेशियों के तनाव के आधार पर केवल 6 वर्ण हैं, 3 शिथिल हैं और 3 कठोर स्वर। ठीक है। इसके आधार पर केवल इन्हीं को लेते हैं, उन जो बचे हुए 4 उनको नहीं लेते। ठीक है। अब बात करते हैं हम अब तुम्हारे उच्चारण स्थल के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण स्थल के आधार पर। यानी जो हम जब हम उच्चारण करते हैं स्वरों का, तो उच्चारण करते समय हमारे मुख की हवा जो है हमारे मुख के किन अंगों से टकराती है, हमारे मुख के किन किन अंगों से टकराती है, तो उस आधार पर हम इन स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो उच्चारण स्थल के आधार पर है वो है हमारा साथियों कंठ स्वर। कौन सा? कंठ स्वर। कंठ का मतलब उच्चारण करते समय हमारी जो वायु है वो किससे टकराएगी? कंठ से। किससे टकराएगी? कंठ से। कंठ से टकराएगी तो कंठ स्वर कहलाएंगे। कौन से होते हैं इनमें? कंठ स्वर में एक होता है छोटा आ और एक होता है बड़ा। ये दोनों के दोनों कंठ हैं। जब आप बोलोगे तो ये कंठ से आवाज निकाले। ठीक है। इसके अलावा होते हैं तालव्य स्वर। कौन से होते हैं? तालव्य स्वर। तालव्य कौन से हैं? एक है तुम्हारी, तालव्य का मतलब समझ रहे हो? तालू से। कहां से बोले जाएंगे ये? तालू से। यानी इनको बोलते समय जो वायु है वो तालू पर जाके टकराएगी, तालू पर जाके टकराएगी तो इन्हें तालव्य कहेंगे। ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं? छोटी ई और बड़ी ई। एक होता है मूर्धन स्वर। मूर्धन स्वर कौन सा है? वो होता है रे। इसे बोलते समय हमारी जो वायु है वो मूर्धा से टकराती है, मूर्धा। और एक इसके अलावा होते हैं ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर कौन से होते हैं? एक छोटा ऊ होता है और एक होता है बड़ा ऊ। क्योंकि उनको बोलते समय हमारे ओष्ठ कैसे हो जाते हैं? गोल। यानी ओठ, ओठों के आधार पर ये बोले जाते हैं। या हम जो वायु होती है वो ओष्ठों से टकराती है आकर के, या ओष्ठ आपस में टकराते हैं, ओठ आकृति ले लेते हैं, तो वहां कौन सा हो जाएगा? ओष्ठ स्वर। इसके अलावा आते हैं कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य का मतलब ऐसे स्वर जो कंठ से भी बोले जाएं। किससे बोले जाएं? कंठ से भी बोले जाएं और इसके अलावा वो तालु से भी बोले जाएं, तो वो कहलाएंगे कंठ तालव्य। तो कंठ से कौन बोला जा रहा? अ, और तालु से ई। तो अ और ई को मिलाकर क्या बनता है? ए और ए। तो ये जो दोनों स्वर हैं वो हो जाएंगे कंठ तालव्य। छोटी है और बड़ी है। इसके अलावा कंठोष्ठ की बात करें तो ऐसे स्वर जो कंठ और ओष्ठ से बने हो। कहां से? कंठ से और ओष्ठ से। तो वो हो जाएंगे तुम्हारे कंठोष्ठ स्वर। तो ये कौन से होते हैं तुम्हारे? अ से और ऊ से बनता है ओ। बनता है कि नहीं? और अ से और ओ से बनता है ओ। तो ये दोनों स्वर हैं, ये दोनों कंठोष्ठ स्वर हैं। ये दोनों कंठ तालव्य हैं। ये कंठोष्ठ, ये ओष्ठ हैं, ये मूर्धन्य है, ये तालव्य हैं और ये तुम्हारे हो गए कंठ्य स्वर। ठीक है। तो ये तो हो गई तुम्हारे
स्वरों का वर्गीकरण। ये क्या हो गया तुम्हारे स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे तुम्हारे इसके कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक नई स्लाइड लूंगा, तो सब लोग अपना इसको नोट कर लिया है? चलो पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लो सभी लोग, सभी को टाइम दे रहा हूँ, नोट कर लो फटाफट से, जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलो नोट कर लिया होगा आपने, कर लिया ना, ठीक है, नोट कर लिया है तो ठीक है, चलते। यहाँ मैं एक नई स्लाइड जोड़ रहा हूँ। यानी हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे स्वरों के बारे में कोई अगर महत्वपूर्ण बातें हैं उनको, ठीक है। तो स्वरों के कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्य हम लिख लेते हैं। स्वरों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, स्वरों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये देख लेते हैं, ठीक है। तो स्वरों के महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहला जो पॉइंट होता है हमारा वो ये है, लिखो, ये लिखते चलना, ये वाला पॉइंट जो है लिखते रहना, ठीक है। स्वर क्या है? स्वर, सबसे पहली बात तो ये जो है स्वतः उच्चारित होते हैं, स्वर स्वतः उच्चारित होते हैं। पहले ही बता दिया है, यानी इन्हें बोलने के लिए हमें किसी दूसरे स्वर वर्ड की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अगर हम दूसरा इसमें पॉइंट लिखें तो हमारे पास एक स्वर होता है रे। इस रे का जो है, जो प्रयोग है, प्रयोग केवल तत्सम शब्दों, तत्सम तत्सम शब्दों में होता है, ठीक है। जो रे का प्रयोग है वो केवल और केवल तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। यहाँ एक अगला पॉइंट लिख लो, सभी स्वर, यानी सभी स्वर, सभी स्वरों को जब हम उच्चारण करते हैं, सभी स्वरों के उच्चारण करते समय वायु, जो वायु है वो हमारी बहुत कम निकलती है, बहुत कम निकलती है, कम निकलती है, इसलिए हम इनको सभी स्वरों को कहते, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण। अल्प का मतलब कम और प्राण का मतलब वायु। जिन वर्णों को बोलने में कम वायु निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा चौथा पॉइंट लिख लेना, सभी स्वर जो है जब बोलते हैं तो हवा जो है शरीर के जो सॉरी जो मुख के जो अंग हैं, जो मुखांग हैं, उनसे कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। जब कहीं ना कहीं स्पर्श करती है तो उसे कहते हैं हम सघोष। तो ये लिख लेना, सभी सभी स्वर सघोष होते हैं। कैसे होते हैं? सघोष, सघोष में बताऊंगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा जब हम व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना सघोष। क्यों है सभी स्वर सघोष? क्योंकि इनको उच्चारण करते समय हमारी जो हवा है वो शरीर, जो हमारे मुख के अंग हैं, मुखांग जो हैं, उनसे कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, संघर्ष करती है, घर्षण करती है। इसलिए जो सभी स्वर हैं सब के सब कैसे हैं? सघोष हैं। सघोष को हम घोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष को हम
ठोस भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना। एक चीज कौन सी याद रखोगे? एक चीज ये याद रखोगे, मैंने यहाँ तुम्हें बताया है कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, लेकिन यहाँ मैंने आपको नहीं बताया दंत। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी स्वर दंत नहीं है, कोई भी स्वर दंत नहीं है, या ऐसे ही लिख लो, कोई स्वर दंत्य नहीं है, कोई स्वर दंत्य नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई स्वरों के बारे में, ये पॉइंट समझ में आ गया आपकी में। मुझे लगता है आप लोग की समझ में आ गया होगा। तो आज की इस क्लास में, आज की इस कक्षा में आप हिंदी व्याकरण में केवल इतना ही है। आगे हम जो है हमारे व्यंजन है, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजन क्या है, व्यंजन की परिभाषा क्या है, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, ठीक है, सारे के सारे जो व्यंजन हैं उनका एक विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।